एक बहुत पुरानी कहावत है जो शायद सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। शादी के बाद अपने साथी के बदलने की उम्मीद मत करना। हाँ, कि जो है जैसा है बस अपना लो, लोग बदलते नहीं हैं। बिल्कुल। और ये बात इतनी बार कही गई है ना कि ये एक तरह से सच मान ली गई है। हाँ, एक तरह का सरेंडर है, जैसे कि बस अब यही सच्चाई है, इसे स्वीकार कर लो। और ये सलाह शायद अच्छे इरादे से दी जाती है ताकि बाद में निराशा ना हो। शायद, पर ये रिश्तों की एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज का हमारा विषय इतना दिलचस्प है। हमारे पास क्रिस्टीना और आर केलियन का एक अध्याय है, एंट्रेनिंग बिकमिंग एंड लविंग। और ये इस पूरी धारणा को आप कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर देता है। सही कहा। उनका जो मूल तर्क है वो बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि सफल रिश्ते इस पर निर्भर नहीं करते कि हम न बदलें, बल्कि ठीक इसके उलट वो इस बात पर टिके हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे बदलते हैं, कैसे विकसित होते हैं। प्यार एक स्थिर चीज नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। प्यार इस बात का एहसास है कि हम उस रिश्ते में क्या बन रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो आज हमारी कोशिश इसी विचार की गहराई में उतरने की होगी। हाँ, और लेखक हमें मनोविज्ञान से लेकर न्यूरोसाइंस तक की एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस बदलाव के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, लेखकों ने इसे समझने के लिए दो मुख्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों को सामने रखा है। पहला है विकासवादी मनोविज्ञान, मतलब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। अच्छा। ये कहता है कि प्यार कोई जादुई एहसास नहीं है जो बस हो जाता है। ये एक जैविक जरूरत है। जैविक जरूरत मतलब ये इंसानों में इसलिए विकसित हुआ ताकि हम एक साथी को आकर्षित कर सकें, प्रजाति को आगे बढ़ा सकें, बच्चों की देखभाल कर सकें। ये हमारे डीएनए में है। ठीक है, तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक बुनियादी प्रेरणा, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं समझाता कि हम व्यक्तिगत स्तर पर बदलते कैसे हैं। मतलब सिर्फ इसलिए कि हमें साथ रहना है, हमारी आदतें और पहचान कैसे बदल जाती हैं। बिल्कुल सही सवाल है। और यहीं पर दूसरा दृष्टिकोण काम आता है, सामाजिक मनोविज्ञान। ओके। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे सेल्फ एक्सपेंशन मॉडल कहते हैं। सेल्फ एक्सपेंशन मतलब खुद का विस्तार। हाँ, ये मॉडल कहता है कि हम सभी इंसानों में अंदर से एक इच्छा होती है अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को, अपनी पहचान को विस्तार देने की। हम सीखना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं। और एक रोमांटिक रिश्ता इसके लिए सबसे अच्छा मौका देता है। सबसे अच्छा। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं अपनाते, आप उसकी पूरी दुनिया को अपना लेते हैं। जैसे उसके शौक, उसके दोस्त, उसका नजरिया। बिल्कुल। ये सब धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, आपको पहले शास्त्रीय संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आपके साथी को है। आप धीरे धीरे उसे सुनते हैं, समझने लगते हैं, और अचानक आपकी दुनिया का एक कोना रोशन हो जाता है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। आपका स्व बड़ा हो गया। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर नई चीजें सीखते तो हैं पर कुछ पुरानी छोड़ भी देते हैं। हाँ, और उसे लेखक कहते हैं सेल्फ प्रूनिंग। सेल्फ प्रूनिंग, जैसे पौधों की छटाई। एग्जैक्टली। जैसे एक माली पौधे की छटाई करता है ताकि वो बेहतर बढ़ सके, वैसे ही हम अपनी उन आदतों या रुचियों को छाड़ देते हैं जो उस रिश्ते के लिए उतनी जरूरी नहीं रह जाती। वाह, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। एक अध्ययन में तो ये भी पाया गया कि लोग रिश्ता पूरी तरह से बनने से पहले ही अपने साथी को अपनी पहचान में शामिल करना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, तो ये सिर्फ आदतों का लेन देन नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार है इंटरडिपेंडेंस थियरी, आपसी निर्भरता का सिद्धांत। सही। ये कहता है कि जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है हम एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक और कॉग्निटिव स्तर पर भी। कॉग्निटिव मतलब सोच के स्तर पर? हाँ, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? क्योंकि निर्भरता शब्द कभी-कभी थोड़ा नकारात्मक भी लगता है। बिल्कुल, और इसका सबसे मजेदार उदाहरण है ट्रांजैक्टिव मेमोरी। ट्रांजैक्टिव मेमोरी? ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि कपल्स समय के साथ एक तरह का साझा दिमाग या शेयर्ड ब्रेन बना लेते हैं। साझा दिमाग,
ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपके साथी के पास जानकारी का आधा हिस्सा है। एक को याद रहता है कि घर के सारे बिल कब भरने हैं, और दूसरे को पता होता है कि किस रिश्तेदार का जन्मदिन कब है। बिल्कुल। एक को कार की सर्विसिंग याद है तो दूसरे को पता है कि पिछली छुट्टियों की तस्वीरें कहाँ रखी हैं। आप अपनी यादों को एक दूसरे के बीच बांट लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। हम अनजाने में ही अपने साथी को एक बाहरी हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। हाँ, और ये अविश्वसनीय रूप से कुशल है। ये रिश्ते को एक सुपर ब्रेन में बदल देता है। कमाल है। तो ये जो एक दूसरे को बदलने की प्रक्रिया है, ये सुनने में तो काफी स्वाभाविक लगती है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव हमेशा अच्छा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर लेखक माइकलैंजेलो घटना या माइकलैंजेलो फिनोमिनन का जिक्र करते हैं। माइकलैंजेलो, वो महान मूर्तिकार? हाँ, बिल्कुल वही। सोचिए, माइकलैंजेलो ने पत्थर की एक चट्टान को देखा और कहा कि इसके अंदर एक परी है और मुझे बस उसे आजाद करना है। और उन्होंने पत्थर को तराशकर डेविड जैसी महान कृति बना दी। ठीक यही माइकलैंजेलो घटना कहती है कि अच्छे साथी एक दूसरे के लिए यही करते हैं। वे एक दूसरे को उनके आदर्श स्व मतलब आइडियल सेल्फ की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। मतलब आपका साथी आप में वो देखता है जो आप बन सकते हैं और आपको वैसा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकदम सही। वे आपके सपनों का समर्थन करते हैं, आपकी अच्छी आदतों की तारीफ करते हैं, वे आपको तराशते हैं। और ये आलोचना या कमियां निकालने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सकारात्मक पुष्टि और आपसी समर्थन से एक दूसरे को बेहतर बनाने के बारे में है। ये तो सच में बहुत ही सुंदर विचार है। और स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात का जिक्र है कि ये बदलाव सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शारीरिक भी हो सकता है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक अध्ययन में पाया गया कि जोड़े जो 25 साल से ज्यादा साथ थे, वे शादी की शुरुआत की तुलना में एक दूसरे से शारीरिक रूप से ज्यादा मिलते जुलते दिखने लगे थे। है ना हैरान करने वाली बात? एक मिनट, क्या ये कैसे हो सकता है? जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। इसका एक संभावित कारण सहानुभूति यानी एम्पैथी से जुड़ा है। सहानुभूति से? हाँ, जब आप अपने साथी के साथ दशकों तक रहते हैं तो आप अनजाने में उनके चेहरे के भावों की नकल करते हैं। जब वे हंसते हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां भी वैसी काम करती हैं। जब वे दुखी होते हैं तो आपका चेहरा भी वही भाव दिखाता है। तो आप कह रहे हैं कि सालों तक एक दूसरे के साथ हंसने और दुखी होने से उनके चेहरे की बनावट असल में एक जैसी हो सकती है? हाँ, ये मांसपेशियों की आदत बन जाती है। दशकों तक एक ही तरह के भावों को दोहराने से आपके चेहरे पर एक जैसी रेखाएं और बनावट विकसित हो सकती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सहानुभूति हमारे चेहरे को शारीरिक रूप से बदल सकती है। बिल्कुल। ये इस बात का एक शक्तिशाली सबूत है कि हम एक दूसरे में कितने गहरे तक समा जाते हैं। कमाल है। तो ये सारा बदलाव होता कैसे है? क्या इसके लिए गहरी दार्शनिक बातें करनी पड़ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस शोध की सबसे जमीनी और काम की बात है। शोधकर्ता स्टीव डक का तर्क है कि रिश्ते बातचीत में बनते हैं। बातचीत में बनते हैं? हाँ, और ये कोई खास बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। तो फिर कैसी बातें? रोजमर्रा की साधारण मामूली बातें। अच्छा, जैसे? एक अध्ययन में पाया गया कि पार्टनर्स के बीच सबसे आम बातचीत थी गपशप करना, आज दिन में क्या हुआ, कल क्या करना है इसकी योजना बनाना, एक दूसरे से मजाक करना। खाने में क्या बनाए जैसी बातें? हाँ, बिल्कुल। यही छोटी छोटी कभी कभी उबाऊ लगने वाली बातें रिश्ते की नींव बनाती है। इन्हीं से पता चलता है कि आप एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हैं। मतलब रिश्ते की मजबूती उन बड़े रोमांटिक पलों में नहीं बल्कि उन हजारों छोटी छोटी बातों में छिपी है। ठीक यही। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। तो चलिए अब सबसे गहरे स्तर पर चलते हैं। ये सब हमारे दिमाग में कैसा दिखता है? हाँ, और ये इस शोध का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि दो लोग एक मन हो गए हैं, तो क्या इसका कोई न्यूरोलॉजिकल आधार है? हाँ, है। शुरुआती न्यूरो इमेजिंग अध्ययनों से ये तो पता चल गया था कि जब कोई व्यक्ति जो प्यार में है अपने साथी की तस्वीर देखता है तो उसके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाते हैं। मतलब दिमाग कह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक व्यक्ति के दिमाग की कहानी है। सही बात है। ये नहीं बताता कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तब उनके दिमागों के बीच क्या होता है। बिल्कुल। और अब शोधकर्ता इसी डायलॉजिक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। मतलब जोड़े को एक इकाई के रूप में देख रहे हैं और यहीं पर न्यूरल कपलिंग का विचार आता है। न्यूरल कपलिंग, इसका क्या मतलब है? क्या हमारे दिमाग वाईफाई की तरह जुड़ जाते हैं? हाँ, आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। इसका मतलब है कि जब दो लोग सफलतापूर्वक संवाद करते हैं तो उनके दिमाग की गतिविधियां एक दूसरे के साथ सिंक हो जाती हैं। सिंक हो जाती हैं? हाँ,
वे एक ही लय में काम करने लगते हैं, जैसे दो संगीतकार एक साथ एक ही धुन बजा रहे हों। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या इसका कोई सबूत है? हाँ, एक बहुत ही आकर्षक अध्ययन किया गया। एक व्यक्ति ने एफएमआरआई मशीन के अंदर लेटकर एक कहानी सुनाई। ठीक है। फिर उसकी रिकॉर्डिंग को दूसरे लोगों को सुनाया गया जो खुद भी एफएमआरआई मशीन में थे, और परिणाम चौंकाने वाले थे। क्या हुआ? जिन लोगों ने कहानी को समझा, उनके दिमाग की गतिविधि कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के दिमागी गतिविधि को लगभग पूरी तरह से मिरर कर रही थी। मतलब उनके दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल में नाच रहे थे? हाँ, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सामने आई, जिसे एंटिसिपेटरी कपलिंग कहा गया। एंटिसिपेटरी मतलब अनुमान लगाना? हाँ, कभी-कभी सुनने वाले का दिमाग बोलने वाले के शब्द कहने से 1 या 2 सेकंड पहले ही वो गतिविधि दर्शा रहा था जो बोलने वाले के दिमाग में होने वाली थी। 1 मिनट, ये कैसे संभव है? क्या सुनने वाला भविष्य देख रहा था? भविष्य नहीं, बल्कि वो बातचीत में इतना डूबा हुआ था और बोलने वाले के साथ इतना सिंक में था कि उसका दिमाग अनुमान लगा रहा था कि आगे क्या कहा जाने वाला है। ये तो दिमाग को चकरा देने वाली बात है। हाँ, ये सफल संचार का चरम स्तर है। तो इस सब को एक साथ जोड़ते हैं। इस न्यूरल कपलिंग का हमारे लंबे समय के रिश्तों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। जो साथी अक्सर और सफलतापूर्वक संवाद करते हैं, वे अपना बहुत सारा समय इसी न्यूरोलॉजिकली जुड़ी हुई, सिंक हुई अवस्था में बिताते हैं। और ये अनुभव सुखद होता होगा? बिल्कुल। दूसरे शोध से पता चलता है कि जब हमें महसूस होता है कि हमें समझा जा रहा है, तो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाते हैं। तो ये जुड़ाव का अनुभव स्वाभाविक रूप से फायदेमंद होता है। और क्या समय के साथ इसका दिमाग पर कोई स्थायी प्रभाव भी पड़ता है? हाँ, और ये लेखकों का अंतिम और सबसे मजबूत तर्क है, जो दिमाग की प्लास्टिसिटी से जुड़ा है। प्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की बदलने की क्षमता। सही। समय के साथ ये लगातार होने वाली न्यूरल कपलिंग आपसी न्यूरोलॉजिकल संरचना का कारण बन सकती है। ये तो बहुत भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जोड़े सचमुच अपने दिमाग में संरचनात्मक और परिचालन समानताएं बना सकते हैं। उनकी वायरिंग एक जैसी होने लगती है। वायरिंग एक जैसी? हाँ, वो कहावत है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये बात सिर्फ एक दिमाग पर नहीं, बल्कि 2 दिमागों के रिश्ते पर भी लागू होती है। उनकी आपसी निर्भरता उनके दिमाग में शारीरिक स्तर पर अंकित हो सकती है। तो लेखकों का मुख्य तर्क यह है, प्यार कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। यह वो खुशी है जो हम अपने साथी के साथ लगातार बातचीत के माध्यम से बनती हुए व्यक्ति में महसूस करते हैं। यह एक चक्र है। संवाद करो, दिमाग को सिंक करो, खुद को नया आकार दो और इसे दोहराते रहो। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये गहरे दोस्तों, परिवार, यहाँ तक कि बहुत करीबी सहकर्मियों के साथ भी हो सकती है। लेकिन रोमांटिक रिश्ता इसका सबसे बड़ा मंच, सबसे शक्तिशाली मंच, क्योंकि वहां बातचीत की मात्रा, गहराई और विषयों की विविधता सबसे ज्यादा होती है, प्रभाव सबसे गहरा होता है। तो वो पुरानी सलाह की वे नहीं बदलेंगे न केवल गलत है, बल्कि एक खुशहाल रिश्ते के लिए जो जरूरी है उसके ठीक विपरीत है। सही। असल में हमें बदलना ही चाहिए। सफल रिश्ते का राज ये नहीं है कि हम स्थिर रहें, बल्कि यह है कि हम एक साथ एक दूसरे के लिए एक सकारात्मक दिशा में विकसित हों। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये प्रक्रिया फायदेमंद ना लगे तो? मतलब अगर किसी को ये पसंद ना आए कि वो उस रिश्ते में क्या बन रहा है, अगर उन्हें लगे कि उनका साथी उन्हें तराशने के बजाय तोड़ रहा है, तब वे शायद उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहेंगे। हाँ, या फिर वे स्वाभाविक रूप से उन दूसरे रिश्तों की ओर आकर्षित होंगे जहां उन्हें वो पॉजिटिव सेल्फ एक्सपैंडिंग अनुभव मिलता है। अच्छा। ये बेवफाई की ओर ले जा सकता है, या फिर दोस्तों या काम में ज्यादा समय बिताने की ओर, जहां उन्हें खुद के बारे में बेहतर महसूस होता है। ये सब इसी एक मूल इच्छा से जुड़ा है। हम उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो हमें हमारे सबसे अच्छे संस्करण में बदलने में मदद करे। बिल्कुल। लेखक ये अध्याय अपने 30 साल के रिश्ते के बारे में सोचते हुए समाप्त करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आज वे बात करते समय अपने दिमाग का एफएमआरआई स्कैन करवाएं तो वो कैसा दिखेगा। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इतने सालों के बाद उनके दिमाग बिना किसी मेहनत के एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते होंगे? ये हमारे लिए भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। बिल्कुल। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमारे दिमाग भी एक दूसरे के साथ एक ताल में नाचना सीख रहे हैं? ये अब सिर्फ एक काव्यात्मक कहावत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। हाँ,
एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। शायद दो लोगों का एक मन एक जान हो जाना अब केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक संभावना है।